हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने इस क्रैश कोर्स के फर्स्ट 2 एपिसोड्स देख लिए होंगे बिकॉज उसमें मैंने आरसीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था और हमने आगे कुछ आरसी सॉल्व करे थे। सेकेंडली, थैंक यू गाइज फॉर ऑल द अमेजिंग लवली कमेंट्स। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पहली दो एक वीडियोस में आई गेट टू सी सम नाइस कमेंट्स एज वेल। सो आई रियली अप्रिशिएट योर लव। अच्छा, मैंने ये देखा था कि सब लोगों को वर्बल एबिलिटी पे पर्टिकुलरली सेशन चाहिए। आई एम सरप्राइज लोगों को पैराजंबल से ज्यादा ऑड वन आउट में प्रॉब्लम आ रही है, बट योर विश इज माय कमांड। ये और सेशन आरसीज पे कर लेते हैं ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पैराजंबल्स का टॉपिक जो होता है वो आपस में लिंक होता है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी तब और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो आई एम वर्किंग ऑन अ ग्रेट सेशन फॉर पैराजंबल्स एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, डीमोटिवेशन फील हो रही है, एनीथिंग दैट यू फील लाइक डिस्कसिंग, लीव इट इन माय कमेंट्स, because of course, like, I want to teach and I also want to connect with all of you guys, right? At the end of the day, I'm also an aspirant only, just with a little more experience, and I've been teaching, so there's some teaching experience. So let's dive right into it. तो ये वाला आरसी करते हैं आज। इट्स अ ग्रेट आरसी, लाइक मैंने जब क्लास में पढ़ाया था। तो अभी आप लोग करो फिर देखना। आई एम नॉट सेइंग इट्स टफ, इट्स अ ग्रेट आरसी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए। सो जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड रीड इट, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी। एंड इसका मैं सेकंड पार्ट भी फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे। हम्म। तो एक बारी इसका इसको पढ़ो अच्छे से, दोनों पार्ट्स, एंड देन वील रीड इट टुगेदर। अच्छा, और कोई वीडियो आइडियाज आप लोगों के पास हो कि मैं बैठ के अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बताऊं? वैसे बहुत सारे वीडियोस मेरे और दिमाग में हैं। जस्ट सिट डाउन एंड टॉक लाइक हाउ आई प्रिपेयर्ड, हाउ आई अटेम्प्ट, लाइक व्हाट वाज माय अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर वीआरसी। बस अभी दिस वीक मेरा एक बैच खत्म हो रहा है, बैक बोल रही हूँ मैं, एक बैच खत्म हो रहा है कोचिंग में। सो आफ्टर दैट आई विल हैव सम टाइम ऑन माय हैंड्स प्रोबेबली। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस। डेजा वू। मैंने ये वर्ड सुना था सबसे पहली बारी 2014 में, हनी सिंह का जो गाना था लव डोज। आई एम श्योर सबने वही सुना होगा, तो देखते हैं एक बारी। द फ्रेंच टर्म déjà vu, which translates into English as already seen, was coined in 1876 by French philosopher and psychical researcher एमिले बोयराक। अच्छा, ये नाम नूम ना इम्पोर्टेंट नहीं होते इतने ज्यादा, मतलब पढ़ते हुए का डिपेंड करता है एक्चुअली, बट वो आप बाद में कनेक्ट कर सकते हो, सो यू कैन जस्ट लाइक क्विकली गो थ्रू दिस। But people had the experience long before it had a name. In 2003, psychologist Alan Brown published a paper in the journal Psychological Bulletin that reviewed what little was known about deja vu and connected that information to the existing paradigms. यहाँ तक जरा एक बारी समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। कि जो फ्रेंच टर्म deja vu है वो ट्रांसलेट करता है एज ऑलरेडी सीन, किसी फ्रेंच फिलोसोफर ने कॉइन करा था। पर लोगों को एक्सपीरियंस काफी पहले से हो रहा था, जब इसका नाम नहीं था तब से लोग ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे deja vu की। इन 2003 जो साइकोलॉजिस्ट था एलन ब्राउन, उसने एक पेपर पब्लिश करा था एक जर्नल में, जिसने रिव्यू करा डेजावू के बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी, और उसको कनेक्ट करा, उस इन्फॉर्मेशन को, राइट, किस चीज से कनेक्ट करा? टू द एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड मेमोरी रिसर्च. In essence, his groundwork set the stage for the research community to take a closer look at the phenomena in the years to come. Okay. In addition to the paranormal associations, deja vu has presented another hurdle for researchers. Okay, क्या hurdle is like राह का रोड़ा जिसको बोलते हैं. The experience typically lasts no more than a few seconds, and there's no warning of when it's about to happen, making it very difficult to study. Okay, deja vu जैसे हम सबको होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ पता नहीं होता कब हो जाए, राइट? तो उसको पढ़ना काफी मुश्किल काम है. Annie Cleary, professor of cognitive psychology and memory researcher, used VR to trigger deja vu. Cleary and her team they took subjects through a series of scenes in the Sims video game, carefully designed so that the spatial layout is जैसे ये जिस कमरे में मैं बैठी हुई हूँ क्यूबॉइडल शेप का है, तो ये इसका spatial layout है, so to say, of one scene was similar to another, even though the actual images were quite different. The subjects experienced deja vu when a scene was similar to the one they'd seen before. यहाँ तक देखते हैं एक बारी कि एनी क्लियरी की किसी उसकी बात हो रही है रिसर्च की, जहां पे इन्होंने वर्चुअल रियलिटी को यूज करा डेजा वू ट्रिगर करने के लिए। इन लोगों ने एक टीम ली, लाइक सब इन्होंने और इनकी टीम ने सब्जेक्ट्स को एक सीरीज ऑफ सीन्स दिखाए, राइट, फ्रॉम अ वीडियो गेम। और ये जो इन्होंने सीन्स दिखाए, दे वर केयरफुली डिजाइन सो दैट द स्पेशियल लेआउट ऑफ वन सीन वाज सिमिलर टू अनदर, इवन दो द एक्चुअल इमेजेस वर क्वाइट क्वाइट डिफरेंट। ओके, इवन दो इमेजेस डिफरेंट थी, पर उसका जो स्पेशियल लेआउट था, राइट, जैसे रूम क्यूबॉइडल है, इसका स्पेशियल लेआउट है, तो वो काफी सिमिलर रहा।
The subjects they experienced deja vu when a scene was similar to one that they'd seen before, indicating that a similarity in spatial layout between two places might lead to a deja vu like sense of familiarity in a novel place. नॉवल का इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है नया, राइट? किसी नई चीज को नॉवल बोलते हैं ऐसे। ओके, तो इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जब स्पेशल लेआउट में सिमिलैरिटी होती है तो deja vu वाली फीलिंग आती है। Lots of theories began to emerge about what goes on in the brain during a deja vu experience. One hypothesis is that deja vu is a problem with memory. This would be a situation where you experience something but can't consciously recall it. Okay, काफी सारी theories आने लगी कि भाई जब deja vu होता है तो एक्चुअली दिमाग में चलता क्या है। किसी ने कहा कि मेमोरी के साथ दिक्कत है, राइट? कि कुछ आपने एक्सपीरियंस करा पर आप एक्चुअली कॉन्शियसली उसको याद नहीं कर पा रहे हो। और ये व्यू सपोर्ट करा क्लियरी के वीआर एक्सपेरिमेंट्स ने, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने अभी पढ़ा। इन केस ऑफ हर रिसर्च इट्स द स्पेशल सिमिलैरिटी रादर देन एनी स्पेसिफिक डिटेल्स दैट ट्रिगर द फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये जो सॉर्ट ऑफ एक थियोरी उभर के आई कि डेजा वो एक मेमोरी की दिक्कत है, एनी क्लियरी का जो वो था एक्सपेरिमेंट, उसने भी इस बात को एक तरीके से सपोर्ट करा था। Another popular theory is that deja vu is caused by a timing mismatch or interruption to your ongoing stream of processing of a current situation. ठीक है, दूसरी से ये निकल के आई थियोरी कि एक टाइमिंग मिसमैच हो सकता है। इमेजिन यू वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड पास्ट a new coffee shop. You glanced at the shop, but about that time you got a text and you looked away, so you didn't fully register it. The information was processed at some level, just not fully. When you look up and see the coffee shop, you have that weird feeling that you've seen it before. Because you just did, even though you have no conscious memory of it. काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो दूसरी बात उभर के ये आई कि एक टाइमिंग का मिसमैच हमको दिखा। अनदर थियोरी इज दैट deja vu is caused by mini seizures. सीजर क्या होता है? हिंदी में सीजर बोलते हैं जिसको पीपल विद एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे। एपिलेप्सी इज मिर्गी एंड दौरे इज सीजर। ओके, people with epilepsy are known to have frequent deja vu experiences. It's possible that deja vu in people without epilepsy is caused by some kind of seizure like activity as well. ओके, तो एक और थियोरी उभर के आई। अच्छा, जब मुझे जैसे दिख रहा है कि एक एनी क्लियरी ने एक्सपेरिमेंट करा, फिर की एक थियोरी उभर के आई, एक और थियोरी उभर के आई, एक और थियोरी उभर के आई, तो बहुत सारी थियोरीज की बात हो रही है। तो आगे जाके जनरली इन थियोरीज पे कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे टाइप के जो आरसीज होते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि किसने क्या एक्सपेरिमेंट करा, किसने क्या थ्योरी फॉर्मुलेट करी। वो कई बार मिक्स एंड मैच कर देंगे, लाइक रिसर्चर वन ऊपर है और उसका कंक्लूजन ए है, और रिसर्चर टू नीचे है और उसका कंक्लूजन इज बी। वो रिसर्चर वन के साथ उस कंक्लूजन बी रख देंगे, समझ रहे हो मतलब? और ऑप्शन में तुम्हें सब पढ़ा पढ़ा लगेगा, बट एक्चुअली वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगा। सो बी वेरी वेरी श्योर ऐसे टाइप के इसमें। और बायोलॉजी टाइप के आरसीज में ये बहुत ज्यादा कॉमन ट्रैप है कि अगर बहुत सारी थ्योरीज या बहुत सारी रिसर्चर्स और उनकी अलग अलग फाइंडिंग्स की बात हुई है, तो ऑप्शन में देयर इज अ वेरी हाई चांस कि रिसर्चर ए की फाइंडिंग, मतलब वो रिसर्चर ए का नाम लिख देंगे और फाइंडिंग रिसर्चर बी की लिख देंगे, राइट? सो दैट यू गेट कंफ्यूज, आपको सब पढ़ा पढ़ा लगेगा और जस्ट ऊपर नीचे होगा, यू विल इंस्टेंटली मार्क इट एंड इट एक्चुअली बी रॉन्ग। सो मेक श्योर दैट यू डबल वेरीफाई कि जिस रिसर्चर का नाम है, ये बायोलॉजी टाइप के पैसेजेस में भी बहुत होता है कि उसी का कंक्लूजन आगे ऑप्शन में लिखा हुआ है। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या क्वेश्चंस है। कहाँ तक थे हम कि पीपल, it's possible that deja vu in people without epilepsy is caused by some kind of seizure like activity as well. The brain just misfires a little and that causes the sensation. This fits well with the fact that teenagers and young adults, they have deja vu more frequently than other people. The brain is busy rewiring itself in these years, making the chances of glitches higher. तो कुल मिला के इन्होंने क्या बताया कि मिनी सीजर्स और डेजा वू का काफी हाई कोरिलेशन है। अनदर थ्योरी, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, फिर आगे दो लाइन ही और है। Clearly points out that these are not necessarily competing theories. There may be many different reasons that could all be true for why deja vu can happen. Okay, तो क्लियरी ने कहा कि ये सब compete नहीं कर रही है एक दूसरे के साथ, ये थियोरीज कि मैं सही हूं तू गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि काफी अलग अलग कारण है, राइट? कि जिसकी वजह से deja vu हो रहा है, तो हो सकता है मल्टीपल थियोरीज जो है वो सही हो। Whatever deja vu is, it's more like a glitch in memory than a glitch in matrix. By investigating that glitch, deja vu researchers may learn a lot more about how the brain processes memories. Okay, interesting paragraph, fairly easy to read, और काफी अच्छा पैराग्राफ है ये, क्वेश्चंस भी इसके अच्छे हैं। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर वन एंड थिंक ऑफ एन आंसर, पॉज द वीडियो, नोट योर आंसर, सोचो कि आपने वो आंसर दिया तो क्यों दिया, एंड देन वील डिस्कस।
Okay, I hope you have an answer by now. Studying deja vu poses a challenge for all of the reasons except. ठीक है। एक तो एक्सेप्ट है इसमें बड़ा बड़ा, तो किसी ने अगर एक्सेप्ट पे ध्यान ना दिया हो तो एक बारी फिर पॉज करके ध्यान दो। एंड विच इज वेरी नॉर्मल कि लास्ट का वर्ड कभी कभी मिस हो जाता है, स्पेशली हो सकता है अभी आपका ध्यान चला गया हो, पर जब वो टाइमर टिक 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 कर रहा होता है आपके सर पे, जल्दी जल्दी लगी होती है, तो हो सकता है आपसे एक्सेप्ट मिस हो जाए। तो इट्स फाइन टू मेक दोज मिस्टेक्स, लाइक आप 10 बारी एक्सेप्ट अगर मिस करोगे अपने टेस्ट में, तो 11वीं बार तो आपको याद रहेगा कि एक बारी मैं चेक कर लूँ, राइट? बिकॉज मैंने तो ऐसे ही सीखा है। 10 बार मैं डबल नेगेटिव और एक्सेप्ट और ये सब मिस कर देती थी, 15 बार मिस कर दिया, फिर मतलब 16 टाइम याद रहता है कि यार एक बार ही चेक कर लूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीएआरसी में एक एक वर्ड की वेटेज होती है, और ये मतलब सीरियस बात है। तो अब देखते हैं जरा। Deja vu poses a challenge for all of the reasons except. It happens without any indication, it is a rather fleeting experience, it has paranormal associations, it is caused due to a glitch in one's memory. तो एक बारी आंसर देख लेते हैं इसका। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सेप्ट। मतलब ये कारण नहीं है और बाकी तीनों जो है कारण है। एक बारी देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि देजा वू को पढ़ना एक चैलेंज सारे कारणों से है एक्सेप्ट। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ हर्डल की बात हुई थी। अच्छा, अगर पहले ऑप्शन डी देखे, इट इज कॉज ड्यू टू अ ग्लिच इन वंस मेमोरी। सो ये लिखा हुआ था नीचे समवेयर, द ब्रेन जस्ट मिस फायर्स अ लिटिल एंड दैट कॉजेज द सेंसेशन, राइट? एग्जैक्ट ग्लिच वर्ड भी लिखा हुआ था कहीं ना कहीं, ये रहा, द ब्रेन इज बिजी रिवायरिंग इटसेल्फ इन दीज इयर्स मेकिंग द चांसेस ऑफ ग्लिचेस हायर। तो क्या ये ग्लिच के कारण होता है? यस, ये बात क्लियरली लिखी हुई है पैसेज में। तो ये वैसे तो ट्रू है, पर ये हमारा आंसर नहीं है, देखते हैं अभी। और पोजेज अ चैलेंज, तो ये पूछ रहा है कि चैलेंज क्यों है। तो अगर मैं देखूं कि चैलेंज की बात एग्जैक्टली exactly कहाँ हुई थी, सी हियर, लाइक लुक एट द कर्सर, इन एडिशन टू द पैरानॉर्मल एसोसिएशंस deja vu has presented another hurdle। अब जरा इसको अपने दिमाग में जरा ट्रांसलेट करना है हिंदी में। पैरानॉर्मल एसोसिएशंस के अलावा deja vu को पढ़ने में एक और हर्डल, एक और चैलेंज निकल के आया है। दिक्सपी तो एक इसके अलावा, मतलब ये तो है पैरानॉर्मल एसोसिएशन के साथ साथ, इन एडिशन टू दिस, राइट? So one hurdle is paranormal association. Then the experience lasts no more than a few seconds, and there's no warning of when it is about to happen, making it extremely difficult to study. तो यहाँ इन्होंने एग्जैक्टली यही बोला है कि इन एडिशन टू पैरानॉर्मल एसोसिएशन, देजावू ने एक और हर्डल निकाल के आया है। ये दो तीन हर्डल्स इन्होंने मेंशन कर दी जिसके कारण इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो पैरानॉर्मल एसोसिएशन last no more than a few seconds and no warning of when it is about to happen, right? So it happens without an indication is the same thing. No warning when it is about to happen. Rather fleeting, lasts just a few seconds. Fleeting is something which is very, दो कुछ seconds ही last करता है। आता है जाता है, like that. It has paranormal associations, ये भी लिखा हुआ था। तो ऐसा क्यों है कि ये तीनों हमारे आंसर है? मतलब पैसेज के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो all four options they are correct, so to say. They are mentioned in the passage. They are 100% in agreement with the passage. बट ऑप्शन नंबर डी इज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। जो चीज मैंने फर्स्ट क्लास में बोली थी कि वीआरसी के क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, पैसेज में ये लिखे हुए हैं, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि देजावू को पढ़ने में अगर एक चैलेंज उभर के आ रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, कि इन चार में से तीन कारण है और एक नहीं है। तो वाइल डी इज ट्रू, यहाँ हमारी जो ये लिखा है कि हर्डल क्या है, हर्डल क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे। तीन चार ही हर्डल में, ये जो तीन हर्डल मेंशन्ड है, ये ग्लिच की बात रही तो दिस इज ट्रू, बट दिस इज मेंशन्ड नीचे, इट्स नॉट मेंशन्ड एज अ हर्डल इन स्टडी, इट्स जस्ट अनदर फैक्ट दैट they've given us about deja vu. So while D is mentioned in the passage, it's not answering our question. और ये कैट में मतलब बहुत कॉमन ट्रैप है, बहुत कॉमन ट्रैप है, दैट्स व्हाई आई लव दिस आरसी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया हो तो कमेंट्स में बता देना, एक बारी और मैं ढंग से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड? इन्फ्रेंस क्या होती है? कोई कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करते हैं, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। तो पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम, नोट इट डाउन एंड थिंक ऑफ एन आंसर। एंड प्लीज थिंक ऑफ एन आंसर। गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्यों आंसर के बारे में सोचना जरूरी है? ताकि आपने देखा, आपने आंसर नोट करा, फिर जब मैंने सही चीज आपको समझाई, तो आपको समझना चाहिए कि मैं कैसे सोची और आप कैसे सोचे और उसमें क्या गैप है। वो गैप जब आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कहाँ गलती नहीं करनी है, एंड दैट इज हाउ यू बिकम ग्रेट एट वीआरसी।
I scored 99 percentile in ZAT VALR, which was even better than my CAT score. और मैंने कभी ZAT फोकस पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, मतलब मैं ZAT देने भी नहीं वाली थी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर मेरे क्यों उसमें 99 परसेंटाइल VALR के सेक्शन में है? बिकॉज माई कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई वांट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अभी भी बहुत टाइम है, कुछ नहीं गया है, ठीक है? जस्ट प्रैक्टिस विद मी एंड वील गेट थ्रू ऑल ऑफ अस होपफुली। सो पॉज द वीडियो एंड टेक सम टाइम। ओके, लेट्स टेक अ लुक। आंसर देख लेते हैं एक बारी क्या बता रहा है ये। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। यंग पीपल एक्सपीरियंस deja vu द मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। चलो एक बारी बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। पीपल began टू फर्स्ट एक्सपीरियंस deja vu ड्यूरिंग द लेट 1800s। देखते हैं एक बारी लोगों ने कब शुरू करा एक्सपीरियंस करना। फर्स्ट लाइन देखो। द फ्रेंच टर्म deja vu, which translates into English as already seen, was coined in 1870। तो टर्म कब कॉइन हुआ? 1876 में, by a French philosopher and psychical researcher, but people had the experience long before it had a name। 1876 में ये जो है कॉइन हुआ टर्म, पर लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे देजा vu इसका नाम कॉइन होने के काफी साल पहले से। तो यहाँ क्या लिखा है? पीपल began to first experience deja vu in the late 1800s। नो, सिर्फ इसका नाम जो है वो लेट 1800s में कॉइन हुआ है। ये फीलिंग लिखा हुआ है क्लियरली, people had the experience long before it had a name, so this cannot be inferred from the passage। ठीक है, ये देखते हैं नंबर 4। Annie Cleary's virtual reality experiment supports the view that an interruption caused to a person's ongoing stream of processing of a current situation is likely to lead to a deja vu experience। Okay, कि अगर कोई इंटरप्शन हो रही है किसी इंसान की स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स में, स्ट्रीम ऑफ प्रोसेसिंग अ सिचुएशन, तो उससे deja vu हो सकता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये तो लिखा है देखो, timing mismatch or interruption, right? Another popular theory is that deja vu is caused by a timing mismatch or interruption to your ongoing stream of processing of a current situation। So per se this is written, but दिस इज अ ग्रेट ट्रैप। ये एनी क्लियरी का देखो, यहाँ पे क्या एनी क्लियरी ने क्या बात करी थी? स्पेशियल लेआउट की बात करी थी। फिर आगे देखो, लॉट्स ऑफ थियोरीज began to emerge about what goes on in the brain during a deja vu experience। One hypothesis is that it's a problem with memory। This would be a situation where you remember experience something but you can't consciously recall it। दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय क्लियरीज वीआर एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या करा? एनी क्लियरी का नाम उठा लिया और ये बोल दिया कि वो सपोर्ट कर रही है इस चीज को, टाइमिंग मिसमैच। बट एक्चुअली एनी क्लियरी का जो वो है रिसर्च, इट इज इन लाइन विद द सेकंड, विद लाइक ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना कि दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय क्लियरीज वीआर एक्सपेरिमेंट। कर्सर देखो, विच व्यू? द हाइपोथेसिस दैट deja vu is a problem with memory। राइट, सो व्हाट देव डन इज इन्होंने बहुत अच्छा ट्रैप बनाया है एक्चुअली यहाँ पे। Annie Cleary's virtual reality experiment supports the view that an interruption caused नहीं, it actually supports the view जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेमोरी के साथ प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बहुत फिमिलियर वर्ड्स नीचे से उठाए। ठीक है, ये सब लिखा सच है कि हाँ इंटरप्शन होती है, पर एनी क्लियरी के इंटरप्शन के कारण से deja vu होता है। पर क्या एनी क्लियरी का जो वर्चुअल रियलिटी एक्सपेरिमेंट है वो इस बात को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, it's actually supporting the other hypothesis, not this hypothesis। This is again attractive word trap, like I say। Familiar words उठाओ, mix and match करो, बच्चों को कंफ्यूज करो। टाइमर टिक टिक कर रहा होता है, बच्चे इतने ध्यान से देखेंगे नहीं, वो देखेंगे familiar है and they'll move ahead। So this is also a great trap। अब यहाँ देखो नंबर 2। चांसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग ग्लिचेस इन द ब्रेन आर हायर अमंग ओल्डर पीपल देन यंग एडल्ट्स। सो यहाँ लिखा हुआ था, this fits well with the fact that teenagers, the brain just misfires a little and that causes the sensation। This fits well with the fact that teenagers and young adults, they have deja vu more frequently than older people। The brain is busy rewiring itself in these years, making the chances of glitches higher। तो ये क्या कह रहे हैं? टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स जो होते हैं इनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली deja vu होता है, क्योंकि दिमाग खुद को रिवायर कर रहा होता है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में ग्लिच होने के चांस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अब इन्होंने क्या करा? चांसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग ग्लिचेस इन द ब्रेन आर हायर among older people than young adults। One second, among older people, this fits well with the fact कि teenagers और young adults को deja vu ज्यादा frequently होता है। The brain is busy rewiring itself in these years। तो ये इन्होंने उल्टा लिख दिया ना मेरे ख्याल से। I also got confused for a second। Chances of experiencing glitches in the brain are higher among older people than young adults। नहीं, उल्टा लिखा है। ये लिखा है कि इनको ज्यादा frequently होते हैं क्योंकि जब जवानी के दिन होते हैं, brain is busy rewiring itself, right? So this is actually written ulta।
तो ये भी गलत हो गया। नंबर वन, यंग पीपल एक्सपीरियंस डेजा वू द मोस्ट। देखो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस, राइट, सारे। फिर अगर इसकी बात करें, यंग पीपल एक्सपीरियंस डेजा वू द मोस्ट, तो ये हम वैसे यहाँ से एक्सपीरियंस वो इन्फर कर ही सकते हैं, सेम लाइन जो अभी मैंने पॉइंट आउट करी, कि ब्रेन जो है मिसफायर कर जाता है, उसे सेंसेशन होती है, ब्रेन खुद को रीवायर कर रहा होता है टीनेज में, है ना। तो फिर इससे ग्लिचेस के चांस हायर होते हैं। और ये सब यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसके कारण, जैसे लिखा है, दिस फिट्स वेल विद द फैक्ट कि टीनेजर्स यंग एडल्ट्स को मोर फ्रीक्वेंटली होता है देन ओल्डर पीपल डेजा वू। राइट, तो इन्होंने लिखा था मोर फ्रीक्वेंटली होता है, एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी कहा ग्लिचेस से होता है, सो दिस कैन बी इन्फर्ड कि इन लोगों को ज्यादा होता है, दैट दे एक्सपीरियंस इट द मोस्ट। एंड द अदर थ्री वी हैव क्लियर कट रीजंस फॉर एलिमिनेटिंग, एंड वी हैव क्लियर कट रीजन फॉर इन्फरिंग दिस फ्रॉम दोस कपल ऑफ लाइंस। अब आप देखो, वीएआरसी में सारे आंसर्स आपके सामने हैं। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ हर बारी बस आपको पॉइंट करके दिखाया, राइट, कि ये एक एक आंसर हमारा, जो मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि द आरसी इन फ्रंट ऑफ यू इज योर बाइबल, इट हैज ऑल द आंसर्स, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड दोज आंसर्स। आई नो इट्स easier said than done, because when I also started out I was like यार एक एक वर्ड से तो ये गलत हो जाता है, बट once you get the hang of it, VARC I feel is a section जिसका syllabus well defined रहता है, more or less similar ही रहता है हमेशा। If you can get the hang of it, it's a scoring section. Okay, okay, 1 second, wait. I need to actually edit this. इसमें ना आंसर लिखा हुआ है। यार आंखें बंद कर लो तुम लोग, मैं रिकॉर्ड करके फिर अभी कैसे करूँ? वेट। हम्म। अब मुझे पता नहीं तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं बंद कर सकती हूँ बीच में। एक्चुअली आई वाज टीचिंग दिस इन द क्लास, बट लेट्स स्टिल डिस्कस दिस। एक बारी जरा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, और think of an answer. The passage provides answers to which of the following questions? Okay, let's look at this. पैसेज हमें इन सारे सवालों में से किसका जवाब दे रहा है? व्हाट इज deja vu? What causes deja vu? Is deja vu a form of mental illness? Is deja vu related to a past life experience? तो C और D तो we can straight away eliminate, right? If we look at between A and B, what is deja vu and what causes deja vu? तो व्हाट कॉजेज डेजा वू पे काफी चर्चा हुई है वैसे। व्हाट इज डेजा वू पे कोई चर्चा हुई है? आई थिंक बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्रेंच टर्म डेजा वू विच ट्रांसलेट्स इनटू इंग्लिश इन ऑलरेडी सीन, राइट। फिर आगे भी इसमें ज्यादा कई जगह लिखा हुआ था, इट्स अ फीलिंग दैट लास्ट नो मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एंड देयर इज नो वार्निंग ऑफ व्हेन इट इज अबाउट टू हैपन। और आगे भी कहीं लिखा हुआ था कि इसको देख के लगता है दैट यू सीन समथिंग हियर, दिस वुड बी अ सिचुएशन वेयर यू एक्सपीरियंस समथिंग बट यू कांट कॉन्शियसली रिकॉल इट। हालांकि इन्होंने फर्स्ट लाइन में इन्हें बता दिया ऑलरेडी सीन, राइट, कि किसी चीज को देख के आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये पहले हो चुका है, कुछ सेकंड्स ही लास्ट करता है, इसकी कोई वार्निंग साइन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे पहली लाइन से ही, कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, लोग काफी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट, ये क्या फीलिंग होती है, इसका जवाब मुझे मिल गया कि डेजा वू क्या होता है? ऑलरेडी सीन, किसी चीज को देख के आपको लगे कि ये पहले हो चुका है। और कहीं ना कहीं आगे पैसेज में ये बात इन्होंने हमें रिपीटेडली बताई। तो व्हाट इज डेजा वू भी है एक सेंस में। अगर मैं बात करूँ व्हाट कॉजेज डेजा वू की, राइट, तो यहाँ पे सारे पैसेज में डिस्कशन तो इसी पे है, कि एनी क्लियरी जो थी, ठीक है, उसने ये बोला इसके बारे में, डेजा वू के बारे में, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। देखो, और व्हाट इज डेजा वू का भी आंसर लाइक हियर आल्सो दे रिटन डेजा वू लाइक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी इन अ नोबल प्लेस, है ना। पर अगर हम बात करें व्हाट कॉजेज, तो यहाँ भी दिख रही है मुझे चर्चा इस बात पे, लॉट्स ऑफ थियोरीज आने लगी कि क्यों होता है, क्या होता है डेजा वू के टाइम पे, राइट। फिर एक और पॉपुलर थ्योरी इसको लेके ये है, एक और थ्योरी ये है कि मिनी सीजर के कारण होता है, एक होता है मिसमैच के कारण होता है। तो काफी थ्योरीज डिस्कस करी गई हैं कि ये क्यों होता है डेजा वू। पर अगर तुम एक बारी देखो, ये जो लास्ट वाली वो है, clearly points out that these are not necessarily competing theories. There may be many different reasons that could all be true for why deja vu happens. So when we translate it into Hindi, what does it actually mean? क्लियरी ने ये कहा कि ये सारी थ्योरीज जिन पे हमने अभी चर्चा करी पैसेज में, ये सब नेसेसरी एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रही हैं। कई अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसके कारण deja vu हो सकता है, जिसके कारण like why deja vu can happen. So what they've said it, they have not answered the question of what causes deja vu. They have discussed it in the passage. They have told us ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, और एंड में इन्होंने क्या बोल दिया? There may be many different reasons. कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो सारे सच हो सकते हैं, राइट। आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दिस लाइन, इस चीज के पीछे कि डेजा वू क्यों होता है। तो हो सकते हैं,
और ये कारण है में बहुत डिफरेंस है. सो थ्रू आउट द पैसेज दे हैव डिस्कस्ड what could possibly cause deja vu, but they haven't answered the question. They haven't given us one conclusive answer कि ये सारी थियोरीज है, इनमें से ये सच है या सारी सच है. इन्होंने कहा सारी सच हो सकती है. तो हो सकती है is not a definite answer. We don't have an answer to the question. It's just that the question has been discussed. And what is deja vu? फर्स्ट लाइन में लिखा है ऑलरेडी सीन, इट्स अ फ्लीटिंग फीलिंग्स, कुछ फ्लीटिंग फीलिंग कुछ सेकंड के लिए आती है. अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी यहाँ पे भी लिखा हुआ है. सो व्हेन आई गो बैक between these two options जहां confusion होनी चाहिए, the other two options are rather easy to eliminate. So what is deja vu or what causes deja vu? तो what causes deja vu जो है, इस पे चर्चा हुई है, right? This has been discussed but not answered. In fact, this has been discussed a lot but not clearly answered. They just said हो सकता है. ठीक है, what is deja vu? There is a very 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 clear answer behind this. So the answer will be option number A. Now let's look at question number 4. So just take some time, pause the video, okay, sit with it, and then we'll discuss. Hmm. Okay. अच्छा, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स कैन बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स, या डबल नेगेटिव टाइप के, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू एक्सेप्ट दिस कैन बी सीन एज नॉट सपोर्टिंग, कुछ भी हो, डबल ट्रिपल नेगेटिव, एट द एंड ऑफ द डे आंसर मतलब क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहे होते हैं कि चार स्टेटमेंट्स होती है, एट द एंड ऑफ द डे उनमें से जो तीन होती हैं वो एज इट इज आपके पैसेज को सपोर्ट कर रही होती है और एक प्रोबेबली नहीं कर रही होती है, जो आपका आंसर होता है. या फिर एट द एंड ऑफ द डे तीन ऐसी होंगी जो नहीं सपोर्ट कर रही होंगी जस्ट एज इट इज, जब आप स्टेटमेंट को देखो, और एक ऐसी होगी जो कर रही होगी, राइट? आपको ऑड वन आउट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी होती है रादर देन, मतलब ये मेरी अप्रोच है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करो. मैं ऑड वन आउट से जाके एक बारी फिर वेरीफाई भी कर लेती हूँ. अभी मैं करके दिखाऊंगी हाउ आई वुड गो अबाउट दैट क्वेश्चन. लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द आंसर. ओके, सो इट्स आंसर नंबर 3. तो एक बार ये देखते हैं जरा यहाँ पे ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स कैन बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज. अगर मैं देखूं नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, एलन ब्राउन पायनियर्ड द रिसर्च ऑन डेजा वू. तो देखिए जरा एलन ब्राउन के बारे में क्या कहा गया था पैसेज में. Huh. In 2003, psychologist Alan Brown published a paper in the journal Psychological Bulletin that reviewed what little was known about deja vu and connected that information to the existing paradigms in cognitive psychology and memory research. In essence, his groundwork is what has set the stage for the research community. Take a closer look at the phenomena in the years to come. तो इन्होंने क्या कहा कि एलन ब्राउन एक साइकोलॉजिस्ट थे, पहले डेजा वू के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, उन्होंने वो ग्राउंड वर्क ले करा जिसपे रिसर्च कम्युनिटी ने आगे इस पे ज्यादा ध्यान दिया डेजा वू पे. तो पायनियर वर्ड का यही मतलब होता है, कोई जो अपने फील्ड का दिग्गज आदमी हो, स्टार्टिंग वाले उसमें कि उसने पायनियर करी, लाइक स्टार्टिंग में ही वाज द दिग्गज पर्सन ऑफ हिज फील्ड, सो टू से. सो दिस वर्ड फिट्स परफेक्टली और ये एज इट इज हमारे पैसेज को सपोर्ट कर रही है. बी, पीपल प्रोन टू sorry, epileptic. Yes, English is a funny language, guys. Can I just say mirgi? People prone to epileptic seizures are more likely to experience deja vu. देखिए जरा क्या बोला गया है मिर्गी के बारे में कि पीपल विद एपिलेप्सी, इन्होंने कहा एक थ्योरी है कि डेजा वू मिनी सीजर्स की वजह से होता है. लास्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज, पीपल विद एपिलेप्सी आर नोन टू हैव फ्रीक्वेंट डेजा वू एक्सपीरियंसेस. इट्स पॉसिबल दैट डेजा वू इन पीपल विदाउट एपिलेप्सी भी किसी, तो ये कह रहे हैं डेजा वू जो होता है वो मिनी सीजर्स की वजह से होता है, और जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है उनको जो है होता है डेजा वू का फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस. और डेजा वू हो सकता है कि जिन लोगों में एपिलेप्सी नहीं है उन्हें भी किसी सीजर टाइप की उसकी वजह से होता है, राइट? तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि पीपल जिनको एपिलेप्सी होता है, जिन लोगों को, उन्हें डेजा वू काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है उन लोगों में, राइट? सो this is also supporting our passage as it is. Then if I look at D, although several theories have been proffered behind why deja vu happens, they are not necessarily conflicting, but all of them could in fact be true. तो ये ना अभी जो मैंने चीज बताई थी वही है, मैं फिर से पॉइंट आउट कर देती हूँ कि ऑल्दो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं वो सब कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है और सारी सच हो सकती हैं. ये there may be many different reasons that could all be true behind why deja vu happens, and clearly points out that these aren't necessarily competing theories, right? So this has also been clearly mentioned.
This is also supporting our passage as it is. Then when I look at C, it has now been conclusively मतलब evidence के साथ ये बात conclude हो चुकी है that an aberration, वो जैसे उन्होंने बताया था misfire so to say in the brain, या कोई दिक्कत अगर हो रही है in the brain is most likely trigger for causing deja vu. कंक्लूसिवली अभी तक कोई चीज प्रूव नहीं हुई है, बहुत सारी थियोरीज दी गई हैं जिनमें से बहुत सारी सही हो सकते हैं एक दो सही हो, कुछ हमें गारंटी के साथ कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं बताया गया, तो ये मेरे पैसेज को एज इट इज सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये मेरा आंसर है। और अगर मैं एक बार ऊपर देखूं विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स, तो कैन आई से कि सी एज इट इज मेरी स्टेटमेंट को फॉलो, मेरी पैसेज को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर ये फॉल्स हो गई तो ये मेरे पैसेज को सपोर्ट करेगी नेचुरली, क्योंकि ये ट्रू के नहीं सपोर्ट कर रही है। तो मैंने ऐसे भी एक बार ही वेरीफाई कर लिया, सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। So this is my technique for double negative questions, right? Great paragraph, I feel like. Let's move on to the next one. Okay, let's move on to the next RC. अच्छा गाइस, तुम लोगों के बाकी सेक्शंस कैसे चल रहे हैं? ऑल्दो मेरी एक्सपर्टीज भी है आरसी में ही है, बट इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू द अदर सेक्शंस, जस्ट लेट मी नो इफ क्वांट्स इज आर मॉर्टल एनिमी। मेरा तो है, आपका भी है। अब जाके मुझे क्वांट्स में कुछ हद तक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है। क्वांट्स की मेजर प्रॉब्लम पता है, मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद है, पर मुझे क्या दिक्कत लगती है कि क्वांट्स का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, इट्स सो वास्ट। बिकॉज इफ यू से टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इन वर्क, उसमें कितने सारे सब टॉपिक्स है, राइट? देयर इज सर्कुलर ट्रैक्स, देयर इज एस्केलेटर्स, देयर इज लाइक स्पीड्स एंड रेसेस, ये तो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है। और जो मेन है उसमें तो है ही इतने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, हो सकता है आपने एस्केलेटर्स ही ढंग से ना करा हो, वो एग्जाम डे पे आ जाए या किसी मॉक में आ जाए, 3 मार्क आपके फालतू में चले जाते हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। So for quants, with my experience, I would just say if you're like I am a non-engineer, repeat and revise as much as possible। मतलब मुझे तो लगता है एक पॉइंट पे ये ना, कोई और बहुत फेमस यूट्यूबर भी है ये सारे एमबीए सीन में, आई थिंक हिज नेम इज शौविक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने इतनी रियलिस्टिक एडवाइस दी थी क्वांट्स के लिए। ही सेड कुछ मत करो, पढ़ो, रिपीट करो, रिवाइज करो जितना कर पा रहे हो, ठीक है? एंड आई थिंक वट एवर यू डू, लाइक अगर आप अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स है, तो उनको बहुत अच्छे से करो। बिकॉज कैट में बिना डेप्थ में जाए कोई पॉइंट नहीं है। नम अच्छा, लेट मी नो वन मोर थिंग, लाइक मोस्ट एस्पिरेंट्स लीव मॉडर्न मैथ्स। आर यू लीविंग मॉडर्न मैथ्स? लाइक व्हाट आर योर गाइस का तुम लोगों के प्लान्स? तो मुझे बताना कमेंट्स पे। एंड एलआरडीआई के लिए एक्चुअली पता है, मैं सारा सेल्फ स्टडी कर रहा है यूट्यूब से। यूट्यूब पे इतने अच्छे सोर्सेज हैं, तो तुम लोगों को जानना हो तो कमेंट्स में लिख देना एलआरडीआई, मैं सोर्सेज छोड़ दूंगी, या मुझे बता देना कि तुम्हें सोर्सेज चाहिए, मेरे तो बहुत काम आ रहे हैं। ओके, ये है ये यार, मुझे बड़ा ब्यूटीफुल आरसी लगता है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई रियलाइज आई लव द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई लव टू टीच, सो होपफुली वन डे दिस चैनल विल बी वेरी बिग। चलो देखते हैं, पॉज करो, रीड करो, एंड देन वील डिस्कस। अच्छा, पॉज करके रीड करना जरूर, क्योंकि जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चों को मैं बोलती हूँ रीड करने को, फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में मैं जो बैच अभी ले रही हूँ, तो वो 3 मिनट में ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ के कहते थे डन, फिर वो बोलता था कुछ कुछ। फिर मैं जब डिटेल में रीड करती थी, देन आई यूज्ड टू आस्क हिम, नाउ डू यू फील अ डिफरेंस, लाइक डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेटर? एंड ही सेड यस मैम, नाउ आई अंडरस्टैंड इट मच बेटर। सो आराम से पढ़ो, अगर क्वेश्चंस एक्यूरेटली आंसर करने हैं तो, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं कोई कोई। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी भी होता है, गुड मिक्स होता है, बट टू गेट अ गुड स्कोर वी नीड टू गेट सम ट्रिकी क्वेश्चंस राइट एज वेल, राइट? सो आई होप पढ़ लिया होगा आपने। अब देखते हैं, रीड करते हैं एक बारी। Wallace Stegner was the dean of Western writers. So when you say that someone is the dean of something, it's like, okay, like he was the boss of it. He was the best at his job as a Western writer. Wallace Stegner was the dean of Western writers. His writing program began to draw a new breed of ambitious young writers. Edward Abbey arrived in 1957, Ken Kesey in 1959, and Larry McMurtry in 1960. Taken collectively, the writing fellows of the new era were never Stegner's best and far from his favorites, though he remained unfailingly gracious towards them. अच्छा, एक और चीज, मतलब मैंने आई थिंक पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, तो जनरली तो मैं मतलब पढ़ती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। कोई चीज अगर मुझे बिल्कुल भी समझ में ना आए, मैं सेक्शनल और वो करते हुए अपने दिमाग में थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ, क्योंकि चाहे मेरी तो इंग्लिश बचपन से अच्छी है, किसी की नहीं भी उतनी अच्छी, पर फिर भी मुझे लगता है कि यार मतलब हिंदी में ना बात सीधा दिमाग में जाती है। वही इंग्लिश की क्लास भी आधी हिंदी में होती है बिकॉज ऑफ दैट। सो यू गाइस कैन ऑल्सो लाइक ट्राई दैट।
चलो अब देखते हैं। तो देर सेइंग कि ही वाज द डीन ऑफ वेस्टर्न राइटर्स, सो ही वाज द बेस्ट एट हिज जॉब। ये सारे वेस्टर्न राइटर्स में से इसने कोई राइटिंग प्रोग्राम शुरू करा जिसमें बहुत सारे नए एम्बिशियस राइटर्स आने लगे। तीन का इन्होंने नाम बताया कि अलग अलग सालों में ये तीन राइटर्स आए, और इन सबको अगर हम कलेक्टिवली ले तो ये जो राइटिंग फेलोज थे नए एरा के, दे वर नेवर स्टेगनर्स बेस्ट, राइट? ना ये मतलब बेस्ट थे उसके प्यूपल्स में से, सो टू से, ना ही ये उसके फेवरेट्स थे, दे वर फार फ्रॉम हिज फेवरेट्स। बट दो ही रिमेन अनफेलिंगली ग्रेशियस टुवर्ड्स देम, पर उसके ये वो थे पेट्रन्स थे, सो टू से, या फिर उसके साथ ये पढ़ते थे, टीचर था जो भी, तो ही वाज स्टिल ग्रेशियस टुवर्ड्स देम। बट ये इनके फेवरेट नहीं था, मतलब ये स्टूडेंट्स इसके फेवरेट नहीं थे। इन स्टाइल, compositional philosophy, and persona, Stegner found himself on one tectonic plate while many of his students sailed off on another. That's why I like this. I feel like it's so nicely written. टेक्टोनिक प्लेट सबको पता है, ज्योग्राफी में अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो ये कह रहा है अगर ये एक कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट में है तो ये दूसरे तरफ बिल्कुल सेल ऑफ कर रहे थे। तो इनके थॉट्स बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक टर्म होता है, स्नैप एस्पिरेंट्स एंड मैट एस्पिरेंट्स, गुड टू नो ऑल दीज टर्म्स, मतलब बिल्कुल ही उल्टे और छोर पे थे। In the American West, Stegner saw the possibility of a geography of hope. His famous phrase, a place where land and civilization, each carefully tended, could exist in relative harmony. तो ये क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन वेस्ट में स्टेगनर को एक होप की ज्योग्राफी, सो टू से, दिखती थी। उसका कोई फ्रेज था बहुत ज्यादा फेमस, एक ऐसी जगह जहाँ पे लैंड एंड सिविलाइजेशन ईच केयरफुली टेंडेड कुड एग्जिस्ट इन रिलेटिव हार्मनी, लाइक रिलेटिव हार्मनी में एग्जिस्ट कर सकते थे लोग, सिविलाइजेशन। He imagined a cleansing of old delusions in favor of a clear eyed version of history and ecosystem. He also never fully grappled with the murder and dislocation of indigenous people by the onrushing settlers. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जोग्राफी ऑफ होप इसका एक फेमस फ्रेज था, जहाँ ये एक्सपेक्ट करता था कि लोग, सिविलाइजेशन अच्छे से अगर आप उनको टेंड करो तो वो हारमोनी में रिलेटिवली रह सकते हैं। इसने इमेजिन करा कि जो पुराने, मतलब लोगों के जो पुराने डिल्यूजन्स हैं या जो उनके गलत थॉट्स हैं, राइट, उनको जो गलत फहमियां हैं, ये दूर हो जाएगा, और एक साफ नजर, राइट, लाइक ए क्लियर आइड विजन, कि उनको क्रिस्टल क्लियर जो रियलिटी है, डिल्यूजन इज नॉट रियलिटी, राइट, कि उनको रियलिटी दिखने लगेगी हमारी हिस्ट्री की, इकोसिस्टम की। तो ये वो सोचता था। और उसने कभी प्रॉपरली, राइट, ही ऑल्सो नेवर फुली ग्रैपल्ड विद द मर्डर एंड डिसलोकेशन। जो इंडिजिनस कौन होता है, जो लोकल, जो नेटिव लोग होते हैं कहीं के, जो जहाँ के रहने वाले होते हैं, तो उसने कभी भी फुली ग्रैपल नहीं करा मर्डर और डिसलोकेशन जो हुई थी इंडिजिनस लोगों की बाय द ऑन रशिंग सेटलर्स। ही नेवर एक्चुअली डेल्ट विद दिस। ही पेंड अ लैंड दैट वाज वास्ट एंड गॉर्जियस एंड एम्प्टी, not violently depopulated and not filled with ghosts. This line is so beautiful. तो ये कह रहे हैं इसने एक ऐसे लैंड के बारे में लिखा जो कि बड़ा था, it was gorgeous, it was empty, not violently depopulated। कि इसने लिखा, इसने ये जगह ऐसे दर्शाई कि ये खाली है, बट एक्चुअली खाली नहीं थी वो, लाइक उसको वायलेंटली वहां के जो लोग थे उनको वहां से डीपॉपुलेट, उनको हटाया गया था, राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुली रिटन है कि उसने लिखा, उसने एक ऐसा लैंड दर्शाया जो कि एम्प्टी था। ये बात उसने नहीं दर्शाई कि इसको वायलेंटली डीपॉपुलेट करा गया था इसलिए ये एम्प्टी था, इट वाजंट जस्ट एम्प्टी। एंड ही सेइंग कि एंड एम्प्टी, not violently depopulated, not filled with ghosts. So again, this is like very lyrical writing कि not filled with ghosts। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन है तो मैं अभी इस पे ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगी। Stegner's West was not recognizable to his most famous students. ओके, देन ही सेइंग कि स्टेगनर जिस वेस्ट के बारे में लिखता था वो उसके बच्चों के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे उनके लिए रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं था। जैसे स्टेगनर ये जो लिख रहा है, ही इज नॉट डीलिंग विद लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही इज जस्ट पेंटिंग अ वेरी ऐसी पिक्चर विच इज नॉट ट्रू। तो ये बच्चे नहीं अग्री करते थे इसके साथ, जो उसके प्रोग्राम में आए थे स्टूडेंट्स। दे फिल देयर पेजेस विद डेंजरस पीपल नेविगेटिंग डेंजरस ग्राउंड। In their West, civilization is not remedy, nor is it even civil. When Abbey left Stegner's program early in 1958 at age 31, nearly broken, semi-estranged का क्या मतलब होता है कि इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया था। हाँ, I'm a kid at heart, guys. I laugh at such things. तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि स्टेगनर का जो वेस्ट था इसके स्टूडेंट्स नहीं एग्री करते थे। स्टूडेंट्स ने एक उल्टी पिक्चर पेंट करी है। उन्होंने दिखाए डेंजरस लोग जो कि डेंजरस ग्राउंड नेविगेट कर रहे थे। उन्होंने जो वेस्ट दर्शाया उसमें सिविलाइजेशन रेमेडी नहीं थी, सिविल भी नहीं था। जिसे उसने बोला ना कि सिविलाइजेशन और ये जो है साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये अग्री नहीं करते इसके स्टूडेंट्स। जब एबी ने स्टेगनर का प्रोग्राम छोड़ दिया 31 साल की उम्र में, ही वॉज ब्रोक, मीन्स पैसा नहीं था, नियरली ब्रोक, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया था। हिज जर्नल्स दे वर फ्रेटेड विद पॉवर्टी एंड सिनिसिज्म। सिनिसिज्म क्या
होता है लाइक वेरी वेरी क्रिटिकल, लाइक व्हेन यू एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एग्जैक्ट मतलब सिनिसिज्म का वो होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम स्नैप एंड मैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। Abby wrote, if the world of men is truly as ugly, cruel, trivial, unjust, and stinking with fraud as it usually appears, and if it is really impossible to make it pleasant and decent, then there remains only one alternative for the honest man: stay home, cultivate your own garden, and look to the mountains. सो एबी, ये जो इसका ये दूसरे एंड पे जो है एबी जो है, तो इसका कंप्लीटली उल्टा वो है पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेरी नेगेटिव, एंड ही वाज पुअर, राइट, ही वाज नियरली ब्रोक, हिज वाइफ लेफ्ट हिम। तो इसने तो इस हद तक लिख दिया कि अगर इंसानों की ये जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं ये सच में इतनी अगली है, इतनी क्रूअल है, इतनी खराब है, फ्रॉड है, और अगर इसको इम्पॉसिबल है अच्छा बनाना, तो भैया फिर तो एक ही ऑल्टरनेटिव है कि ईमानदार आदमी के लिए आप अपने घर पे रहो, आप अपना गार्डन बनाओ और आप माउंटेन्स की तरफ देखो, लाइक, और कुछ बॉदर मत करो किसी चीज के साथ। From the outset, McMurtry declined to purvey nobility or sanctify his protagonist. अब मैकमर्ट्री की बात आ गई कि मैकमर्ट्री ने कहा कि मैं नोबिलिटी को नहीं दिखाऊंगा ज्यादा, और मैं अपने प्रोटैगनिस्ट जो है उनको सैंक्टिफाई करना, मतलब वो जैसे हैं उससे ज्यादा अच्छा करके उनको दिखाना। He said, I didn't love cowboys, he wrote years later, and I don't want to wax poetical about them. McMurtry would know. He had begun riding at age 3 on a mean, broken down pony over the stony hills of his father's small ranch in Archer County, Texas in 19— Now, this is what is useless information in Archer County, Texas, 1939, जो भी. For the next 20 years, cowboying for his father was McMurtry's work whenever he wasn't in school, though he understood from as early as he could remember that there was no future in the profession for himself. ओके, सो ये कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक उस काउबॉय करना मैकमर्ट्री का काम था, जब भी उसके पापा नहीं, जब भी वो स्कूल में नहीं था, बट ही न्यू कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है इस प्रोफेशन में. स्टेगनर एंड मैकमर्ट्री दे पार्टेड कंपनी ओवर वेयर टू लोकेट द ब्यूटी, राइट. सो स्टेगनर और मैकमर्ट्री का बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है, सो टू से, राइट. तो इन्होंने भी कंपनी पार्ट कर ली ओवर वेयर टू लोकेट द ब्यूटी और एटलीस्ट द पोएट्री ऑफ द अमेरिकन लैंडस्केप. At the other end of the spectrum of Western aesthetic sensibility, McMurtry criticized Ansel Adams. ओके, अब ये क्या बात है ये कि जो दूसरे स्पेक्ट्रम पे था वेस्टर्न एस्थेटिक के, मैकमर्ट्री ने एंसल एडम्स को क्रिटिसाइज करा, जो कि स्टेगनर का एक दोस्त था. एंसल एडम्स के ऊपर बात हुई थी, तीन बच्चे जो मेंशन थे, एबी, केन कैसी, नो, लैरी मैकमर्ट्री. तो ये एंसल एडम्स कोई नई इंट्रोडक्शन है. तो उन्होंने क्या बोला, मैकमर्ट्री क्रिटिसाइज्ड एंसल एडम, जो कि स्टेगनर, जो कि ये डीन ऑफ वेस्टर्न राइटर्स, इसका दोस्त था, फॉर टर्निंग द वेस्ट इनटू अ परेड ऑफ प्रिटी बट एम्प्टी पिक्चर्स बाय रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द लैंड. कि ये सब लोग ऐसे दिखाते थे, मतलब सच्चाई नहीं दिखाते थे, ये बस सुंदर सुंदर पार्ट दिखाते थे, ऐसे कि सब अच्छा है, सो टू से. तो ये जो बहुत ही प्रिटी पिक्चर एक वेस्ट की पेंट करते थे, पर ये एम्प्टी पिक्चर थी, राइट. ये लोगों को, जो उस लैंड के लोग थे, उन लोगों को हटा देते थे. एंड अनलाइक एबी, स्टेगनर और एडम्स, मैकमर्ट्री सॉ नो इनहेरेंट रिडेम्पटिव. रिडेम्पशन मतलब क्या है, बहुत फेमस मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, रिडीम करना अपने आप को. जैसे मैं फेल हो गई अगर कैट के लास्ट अटेम्प्ट में, तो मैं इस बार ये अच्छा करके खुद को रिडीम कर लूंगी, राइट. इन औरों की और अपनी नजरों में खुद को वापस करना, जिसको हम बोलते हैं कम बैक, सो टू से. सो उसे लगा कि लैंड में कोई भी ऐसी रिडेम्पटिव पावर नहीं है. इन द वेस्ट, मैकमर्ट्री रोट, लिफ्टिंग अप वंस आई टू द हेवंस कैन बी अ वाइज थिंग, फॉर मच ऑफ द लैंड इज अगली. द ब्यूटी ऑफ द स्काई प्रॉम्प्ट्स अस टू फॉरगिव द लैंड इट्स क्रूअल्टी. तो ये क्या कह रहे हैं कि अपनी आंखों को उठा के हेवन की तरफ देखना कैन बी अ वेरी वाइज थिंग, क्योंकि ज्यादातर दुनिया, लाइक द लैंड इज एक्चुअली अगली, सो जस्ट लुक टू द हेवन, और लाइक लुक टू द हेवन, सो टू से. हेवन ही है ना, हाँ. द ब्यूटी ऑफ द स्काई प्रॉम्प्ट्स अस टू फॉरगिव द लैंड इट्स क्रूअल्टी. So this is about the passage. Let's look at the— I hope कि आपने जब पढ़ा, आई होप आपको तभी अच्छे से समझ में आ गया, नहीं तो अब क्लियरली एक पिक्चर पेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक पैसेज समझ नहीं आएगा ना, क्वेश्चंस में एक्यूरेसी लाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन वील डिस्कस इट. Okay. From the passage, it can be inferred that ghosts refers to the vast skies and arid plains in American West, the characters in in the novel of Abby Casey McMurtry, indigenous people of American West, cowboys. तो एक बारी अगर हम देखें, गो मैंने क्या बताया था, कोट्स में कोई चीज दी होती है तो ऑलवेज गो बैक एंड सी कि ये गोस्ट वर्ड यहाँ मेंशन था. तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि उसने इमेजिन करा कि पुराने डिल्यूजन हट जाएंगे, लोगों को साफ नजर से दिखेगी हिस्ट्री. And he also never fully grappled with the murder and dislocation of indigenous people by the onrushing settlers.
ठीक है, कि स्टेगनर जो था उसने कभी इस बात से ग्रैपल नहीं करा कि इंडिजिनस लोगों को कैसे मारा गया था और भगाया गया था। उसने एक ऐसे लैंड के बारे में दिखा जो कि सुंदर था, बड़ा था, खाली था, नॉट वायलेंटली डिपॉपुलेटेड, नॉट फिल्ड विद गोस्ट। सो यहाँ से काफी क्लियर हो जाना चाहिए कि गोस्ट किसको रेफर कर रहा है, कि भूतों से नहीं भरा हुआ था, उसको वायलेंटली डिपॉपुलेट नहीं करा गया था। रहते कौन थे वहां पे? इंडिजिनस लोग, राइट? क्लियरली रिटन कि मर्डर कर दिया, डिसलोकेट कर दिया मतलब भगा दिया, और मर्डर कर दिया मतलब मार दिया। तभी इन्होंने आगे कहा कि उसने एक ऐसी जगह दर्शाई जो कि खाली थी, बट खाली नहीं थी वो, खाली करा गया था जबरदस्ती, कैसे? मर्डर और डिसलोकेट करके इंडिजिनस लोगों का। तभी इसने कहा नॉट वायलेंटली डिपॉपुलेटेड, कि इसने नहीं दर्शाया नॉट फिल्ड विद गोस्ट। सो गोस्ट refers to indigenous people, it should be clear enough from here. एंड इफ वी मैच आर कीवर्ड्स ऑल्सो, तो यहाँ पे इंडिजिनस लोगों की ही बात होती हुई दिख रही है गोस्ट के आसपास, एंड इट्स मेकिंग सेंस ऑल्सो। सो ऑप्शन नंबर सी, नथिंग एल्स मेक सेंस। बट मुझे नहीं लगता इसमें एलिमिनेशन पे इतनी डिस्कस करने की जरूरत है। क्लियरली मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये देख के सी की ही सेंस बन रहा है। नाउ ट्राई दिस। Pause, have an answer, and now let's discuss. Which of the following can be inferred from the phrase I don't love cowboys and I don't wax poetical about them? ये जो कोट दे रखा है, तो एक बार ही जरा देखते हैं कि क्या। मुझे फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के थोड़ी हंसी आ गई। आई डोंट लव काउबॉयज एंड आई डोंट वैक्स, ये रहा। फ्रॉम द आउटसेट मैकमर्ट्री ने कहा कि मैं नोबिलिटी को बहुत ज्यादा, परवे का मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं दिखा, पर ये देख के मैं समझ पा रही हूँ कि बढ़ा चढ़ा के या कुछ ऐसे मतलब होगा कि मैं नोबिलिटी, ही वॉज एन obsessed विद लाइक नोबिलिटी सो टू से। और मैं अपने प्रोटैगनिस्ट को सैंक्टिफाई करके, जैसे है उसे ज्यादा अच्छे दिखा के, एक ऊंचे दर्जे पे दिखा के भी नहीं दिखाऊंगा। आई डोंट लव काउबॉयज, ही रोट ईयर्स लेटर, एंड आई डोंट वांट टू वैक्स पोइटिकल अबाउट देम, मतलब कि मैं, मुझे काउबॉयज नहीं पसंद, वो साफ साफ कह रहा हूँ। मैं उनको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना भी नहीं चाह रहा हूँ, राइट? आई डोंट वांट टू वैक्स पोएटिकल अबाउट देम, दैट इज व्हाट इट मीन्स। मैकमर्ट्री वुड नो। फिर ये आगे इन्होंने कुछ कुछ लिखा है, सो लेट्स सी। आई डोंट लव काउबॉयज एंड आई डोंट वैक्स पोएटिकल अबाउट देम। नाउ अगर आपको वैसे भी कंफ्यूजन है ना, तो आप एक बार ही देखो व्हाट इज मैचिंग आर कीवर्ड्स। यहाँ से यहाँ तक जैसे मुझे बात होती नजर आई है, तो इसके आगे तो कुछ खास इस पे सब्सटेंस है नहीं। अगर मैं यहाँ इसके पीछे देखूं कि ये लाइन जो है, मैंने कहा था ना लाइन के आसपास रीड करो, कि उसने डिक्लाइन कर दिया परवे करना नोबिलिटी को और अपने प्रोटैगनिस्ट को सैंक्टिफाई करना, ये मुझे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। क्योंकि इन्होंने पहले ये बात बताई कि इसने बोला कि मैं नहीं करूंगा सैंक्टिफाई अपने प्रोटैगनिस्ट को, फिर आगे इन्होंने अपनी बात समझाने के लिए प्रॉब्ली उसका कोट दिया है, राइट? So, when I match my keywords and I come here, McMurtry made his living breaking horses. See, this is not written anywhere. Cowboys are broken in body and spirit. He simply said, I don't like cowboys, right? Broken down pony over the stony hills. कि he had begun riding. उसने राइडिंग शुरू कर दी थी, एक broken down pony, जो भी वो राइड करता था। तो ये इसका मतलब ये नहीं है that he made his living breaking horses, right? वो स्कूल जाता था, और breaking horses थोड़ी है, पोनी को उन्होंने ब्रोकन डाउन लिखा है, ऐसा थोड़ी है ये जाके तोड़ रहा है, या इसका कोई प्रोफेशन थोड़ी है। उसने राइडिंग करनी तब शुरू कर दी थी, बल्कि उसने आगे बोल दिया था काउबॉइंग मुझे नहीं करनी। समहाउ मुझे क्लास में ये आंसर आया था। सो आई होप इट इज क्लियर दैट दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ही डिडंट मेक हिज लिविंग ब्रेकिंग हॉर्सेस, दैट्स नॉट रिटन एनीवेयर इन द पैराग्राफ। काउबॉयज आर ब्रोकन इन बॉडी एंड स्पिरिट, ये भी लिखा है, बस कि इसे काउबॉयज पसंद नहीं थे। द वेस्ट इज अ पोएटिक इमेजरी, इसको बोलते हैं, मतलब बिल्कुल ही अनरिलेटेड एंड वास्टली एग्जैजरेटेड। ठीक है, ये बहुत एग्जैजरेशन है, दिस इज वेरी वेरी, दिस इज अ ह्यूज स्ट्रेच। एंड व्हेन वी मैच आवर कीवर्ड्स ऑन एनी विच वेज, इट्स नॉट आंसरिंग आवर क्वेश्चन आल्सो। फर्स्टली तो इट्स नॉट मेकिंग मच सेंस कि ये इन्फो क्या कर सकते हैं हम इस बात पे। लैरी मैकमर्ट्री नॉक द काउबॉय ऑफ हिज हाई हॉर्स, यस। हाई हॉर्स पे किसी, जैसे हम बोलते हैं ना, यू नीड टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, कि तुम खुद को बहुत ज्यादा ही समझ रहे हो अगर, तो जो उसने बोला कि मैं मेरे प्रोटैगनिस्ट को सैंक्टिफाई नहीं करूंगा, मुझे काउबॉयज नहीं पसंद। और ये जो फ्रेज भी है कि मुझे उनके बारे में वैक्स पोइटिकल अबाउट देम, कि मुझे उनके बारे में बेफालतू में उन्हें बढ़ा चढ़ा के नज्में नहीं लिखनी है उनके बारे में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फ्रेज का भी यही मतलब है। और जब हम यहाँ आके देखें, तो हमारे कीवर्ड भी यही मैच हो रहा है कि उसको अपने, उसे काउबॉय नहीं पसंद, और वो अपने प्रोटैगनिस्ट को सैंक्टिफाई नहीं करने वाला था, यानी कि उसको उसके हाई हॉर्स से उन्होंने उतार दिया, ठीक है। अदर ऑप्शंस डोंट मेक एनी सेंस ऑल्सो, सो टू से। Now this is a nice question. Pause the video, try it, and then we'll discuss. According to the passage, which of the following found no solace in the American land? वॉलेस टेक्नो एडवर्ड अभी तो हमें मेनली ये ढूंढना है, नाम तो इन्होंने सारे ही दे रखे हैं जितने भी मेंशन थे पैसेज में, कि इनमें से वो कौन है जिसको अमेरिकन लैंड में बिल्कुल सॉलिस नहीं दिखी। तो मुझे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आंसर करना है। वॉलेस टेक्नो तो नहीं था, क्योंकि वो काफी अच्छी चीजें लिख रहा था, राइट?
इसके बारे में। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, मतलब जो बिल्कुल ही हैरान है, बिल्कुल ही परेशान है कि उसको तो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है सोटू से, तो अब इन सबका मतलब व्यू, उसके अलावा स्टेगनर के अलावा सबका व्यू थोड़ा नेगेटिव ही था। और एंसल एडम्स के अलावा, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैकमर्ट्री क्रिटिसाइज्ड एंसल एडम्स, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ स्टेगनर्स, फॉर टर्निंग द वेस्ट इनटू अ परेड ऑफ प्रिटी। कि एंसल एडम भी एक बहुत प्रिटी पिक्चर पेंट करता था। तो ये दोनों, स्टेगनर जिसके बारे में तो स्टार्टिंग में लिखा ही था कि इसके प्यूपल्स इससे नहीं अग्री करते थे, और एंसल एडम्स एक प्रिटी पिक्चर पेंट कर रहे थे। अगर मैं बाकी उसमें देखूं तो मुझे इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन ऐसा है जिसको बिल्कुल ही मतलब ये है कि भाई नॉट एट ऑल। तो व्हेन आई लुक एट दिस, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ क्लियरली लिखा है, ये वाली जो लाइन है सबसे नीचे, ऑल्दो दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज दोनों का व्यू नेगेटिव था। यहाँ देखो कर्सर, थर्ड लास्ट लाइन, एंड अनलाइक एबी, स्टेगनर और एडम्स, मैकमर्ट्री सॉ नो इनहेरेंट रिडेम्पटिव पावर इन द लैंड। उसके हिसाब से जमीन में कुछ अच्छा बचा ही नहीं था, वो अपने आप को रिडीम कर ही नहीं सकती थी। और ये लिखा है अनलाइक स्टेगनर, एडम्स, एबी के भी अनलाइक, मतलब इन लोगों को, इनके अनलाइक इसको कोई रिडेम्पटिव पावर नहीं दिखती थी। मतलब इनको जो बाकी है उनको फिर भी कहीं रिडेम्पटिव पावर दिखती थी, वेस्ट में इसको बिल्कुल ही नहीं दिखती थी। सो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, ऊपर था ना, कि नो सॉलिस इन द अमेरिकन लैंड, कि भाई बिल्कुल शांति है ही नहीं। तो ए और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बिटवीन एडवर्ड एबी और लैरी मैकमर्ट्री क्लियरली लिखा है अनलाइक एबी, लैरी मैकमर्ट्री को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था कुछ भी रिडेम्पटिव पावर, कि कुछ भी अब अच्छा यहाँ पे हो सकता है। सो ही फाउंड नो सॉलिस, मतलब बिल्कुल ही जो नेगेटिव के एक्सट्रीम पे, बिटवीन एडवर्ड एबी एंड लैरी मैकमर्ट्री था क्लियरली रिटन अनलाइक करके। ओके, नाउ ट्राई दिस। Let's take a look. The which of the following reiterates the assumption in the line, stay home, cultivate your own garden and look to the mountains? ठीक है, एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर इज डी ओनली। सो देखते हैं, स्टे होम, कल्टिवेट योर ओन गार्डन एंड लुक टू द माउंटेन्स, इन कोट्स। कहाँ था ये? हाँ, यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं, कर्सर देखो। अब यहाँ नहीं, ऊपर से देखते हैं थोड़ा। Let's just look at the entire paragraph. Stegner's West was not recognizable to his most famous students. They filled their pages with dangerous people navigating dangerous ground. In their West, civilization is not remedy, nor is it even civil. When Abbey left, Stegner's program nearly broke, semi-estranged from his wife. His journal was filled with poverty and cynicism, extreme criticism. Abbey wrote, if the world of men is truly ugly, cruel, trivial, unjust, stinking with fraud, as it usually appears, and if it is really impossible to make it pleasant and decent, then there remains only one alternative for the honest man. Stay home, cultivate your own garden, and look to the mountains. ठीक है। तो इसने क्या बोला, अगर दुनिया सच में उतनी खराब है जितनी हमें दिख रही है, और अगर सच में, इफ इट इज रियली इम्पॉसिबल, अगर सच में इम्पॉसिबल है कि मैं इसको प्लेजेंट और डिसेंट हम दुनिया को बना सके, तो एक ही वो है कि आप लुक टू द माउंटेन्स। ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आई है। सो द फेलियर ऑफ वेस्टर्न सेटलमेंट वॉज रेस्टलेसनेस, इसके आसपास ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिखा नहीं, एलिमिनेटेड। यूरोपियन सेटलर्स की तो कहीं मतलब यहाँ पे बात ही नहीं हुई है। ये जो कोर्ट वाली लाइन है, इसके आसपास कुछ दिखा नहीं। ये एक कहानी जो हमें बताई, उसमें ये बताया गया कि ये बहुत ज्यादा सिनिसिज्म से भरा हुआ था, और इसने फिर ये लाइन क्यों लिखी, राइट। स्टेगनर के स्टूडेंट्स की कोई बात हुई इस लाइन के आसपास कहीं पे? द वर्ल्ड एट लार्ज वॉज कॉम्प्रोमाइज बियॉन्ड बियॉन्ड रिडेम्पशन। तो इसमें इन्होंने क्या अजम्पशन लगाई कि बाकी तीनों की तो कोई सेंस नहीं बनती। सो फर्स्टली दिस इज द ओनली वन लेफ्ट। सेकेंडली, अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं, व्हाई नॉट एडवर्ड एबी हियर, इट्स द सेम पर्सन, राइट। आई विल जस्ट चेक कि आई थिंक एबी की ही बात हो रही थी। तो यहाँ पे इसने कहा, अगर सच में दुनिया ऐसी है, अगर सच में रिडीम नहीं हो सकता, तो अच्छा है कि आप पहाड़ों की तरफ देख लो, राइट। सो ही सिंग, अगर सच में ऐसा है कि अगर नहीं हो सकता, ही इज नॉट सिंग कि मैं मानता हूँ कि रिडेम्पशन नहीं हो सकता दुनिया का, समझ रहे हो डिफरेंस है। तभी इन्होंने यहाँ पे लिखा कि अनलाइक एबी, जैसे एबी कह रहा है अगर सच में रिडीम नहीं हो सकती है दुनिया, राइट, कि जैसे लोग कहते हैं प्रॉब्ली, वो ये नहीं कह रहा मुझे लगता है दुनिया रिडीम नहीं हो सकती, तो आप इधर की तरफ देखो कि अगर सच में नहीं हो सकती। तो यहाँ इन्होंने तभी लिखा कि अनलाइक एबी, स्टेगनर और एडम्स, मैकमर्ट्री को कोई रिडेम्पटिव पावर नहीं दिखती थी। तभी इन्होंने ये बात, ये जो डिफरेंस का पॉइंट है, क्लियर कर दिया कि मैकमर्ट्री को नहीं दिखती थी। और ये एबी का जो कोट था, उसमें एबी जो है ये कह रहा है यार अगर सच में नहीं है रिडेम्पटिव पावर। सो आई होप यू सी द डिफरेंस। इट्स अ बारीक डिफरेंस जिसको मैं बोलती हूँ मेरी क्लासेस में, पर डिफरेंस है।
और क्लियरली तभी इन्होंने डिफरेंस हाईलाइट भी करा। आई होप अब क्वेश्चन 3 भी थोड़ा क्लियरर हो गया होगा। सो क्वेश्चन 4 का आंसर इज डी, व्हेन वी मैच आवर कीवर्ड्स आल्सो। कि अजम्पशन क्या है इस लाइन में, कि अजम्पशन अगेन कि क्या अज्यूम करा ये बोलते हुए कि दुनिया अगर नहीं हो सकती रिडीम, राइट, तो फिर आप घर पे रहो। तो अजम्पशन क्या है ये जो लाइन कोट में, कि दुनिया रिडीम नहीं हो सकती, तो आपको ये सब करना चाहिए, घर पे रहो, अपना गार्डन कल्टीवेट करो, माउंटेन्स की तरफ देखो। Yeah, this will take time. So I think let's call it for today's class. I think 1 घंटा हो गया होगा. Let me just see एक बारी stop करके कितना टाइम हुआ है, and then we can decide. ठीक है guys, I think that's about it for this class, because जो next RCs है मेरे लिस्ट में, they're very high quality RCs again, like time लगेगा करने में. So मैं काम करती हूँ, let's keep this class 2 RCs का. फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो जल्दी अपलोड करूँ, एक और आरसीज की क्लास करके. देन आई मूव ऑन टू वीए, लाइक यू गाइस सेड कि तुम लोगों को उसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सो वील स्टार्ट विद पैराजम्बल्स एंड वील मूव ऑन टू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस. बाकी अगर आपको एलआरडीआई के उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई अगर, मैं सॉरी कह रही थी कि सोर्सेज, राइट, यूट्यूब सोर्सेज, बिकॉज मुझे तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे लगते हैं एलआरडीआई के सोर्सेज. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, वो मैं डाल दूंगी. और कुछ अगर डिस्कस करना हो, राइट, कुछ भी डीमोटिवेशन हो रही है, एनीथिंग, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स. I have like this big smile on my face whenever I see one of the comments, because I'm very new to this and I started this to help students, and of course I want to try out YouTube as well. So take care of yourselves, right? Like, share, subscribe, comment, let me know what you're thinking. And I look so champu right now. I'm having a bad hair day. Any which way. So I'm gonna go now and have my burrito bowl. It's my newest obsession. I love Mexican food. Let me know in the comments what do you guys think about Mexican food. कुछ भी discuss करना हो comments में डाल दो. And I'll see you guys in the next class. Okay? Take care. Bye bye.